कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ हर पल कितने कमाल के बदलाव हो रहे हैं? जैसे दूध का दही बन जाना या लोहे पर वो भूरे रंग की परत जमना। ये सब क्या है? कोई जादू? नहीं, ये है शुद्ध विज्ञान। तो चलिए आज इन्हीं बदलावों के पीछे के साइंस को यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। अपने आसपास की रोजमर्रा की चीजों के बारे में जरा सोचिए। क्या कभी गौर किया है कि इनमें असल में हो क्या रहा है? जैसे गर्मियों में दूध का खट्टा हो जाना या लोहे की किसी चीज पर जंग लगना, खाना पकाना या फिर हमारे शरीर का भोजन पचाना। इन सभी प्रोसेसेस में एक बात कॉमन है। जो चीज शुरू में थी वो आखिर में कुछ और ही बन जाती है। उसका रूप, उसके गुण, सब कुछ बदल जाता है। और यही है वो पॉइंट। ये कोई जादू नहीं, ये प्योर केमिस्ट्री है। जब भी ऐसा कोई रासायनिक बदलाव होता है तो हम कहते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे अगर एक मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाए तो वो एक चकाचौंध कर देने वाली सफ़ेद रोशनी के साथ जलता है और एक सफ़ेद पाउडर में बदल जाता है। ये एक केमिकल रिएक्शन का बहुत ही शानदार उदाहरण है। तो सवाल यह है कि इन बदलावों को हम डिस्क्राइब कैसे करें? क्या कोई आसान तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। केमिस्ट्री की अपनी एक भाषा है जो इन सभी बदलावों को बड़े सरल तरीके से बताती है, और उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। एक रासायनिक समीकरण किसी भी रिएक्शन को दिखाने का एक शॉर्टकट है। इसे एक रेसिपी की तरह समझ सकते हैं। तीर के बाईं तरफ होते हैं अभिकारक यानी हमारे इंग्रेडिएंट्स। तीर दिखाता है प्रोसेस और दाईं तरफ होते हैं उत्पाद यानी हमारी फाइनल डिश। ये हमें साफ साफ बताता है कि क्या मिलाना है और आखिर में क्या बनने वाला है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जितने इंग्रेडिएंट से शुरू करेंगे, आपकी डिश का वजन भी उतना ही होगा। कुछ भी ना तो गायब हो सकता है, ना ही कहीं से नया बन सकता है। और इसी वजह से हमारे समीकरण का संतुलित यानी बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। रेसिपी एकदम सटीक होनी चाहिए, कुछ भी कम या ज्यादा नहीं। अब जरा इस समीकरण को देखिए, यहां कुछ गड़बड़ है। बाईं तरफ देखिए, लोहे यानी Fe का सिर्फ एक एटम है, लेकिन दाईं तरफ 3 है। ऑक्सीजन का बाईं ओर 1 है, जबकि दाईं ओर 4 है। मतलब ये रेसिपी तो गलत है, ये समीकरण अधूरा है और ये हमें पूरी कहानी नहीं बता रहा। तो इसे ठीक कैसे करें? इसके लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए साथ में करते हैं। सबसे पहले उस एलिमेंट को पकड़ते हैं जिसके सबसे ज्यादा एटम्स हैं। इस केस में ऑक्सीजन। दाईं ओर 4 हैं, तो हम बाईं ओर H2O के आगे 4 लगा देते हैं। अच्छा, अब हाइड्रोजन बिगड़ गया, बाईं ओर 8 हो गए। कोई बात नहीं, इसे ठीक करने के लिए दाईं ओर H2 के आगे 4 लगा देते हैं। अब दोनों तरफ 8-8 हाइड्रोजन। बढ़िया। आखिर में बचा लोहा। दाईं ओर 3 है, तो हम बाईं ओर Fe के आगे 3 लगा देते हैं। और ये लीजिए, हमारा समीकरण अब बिल्कुल संतुलित है। दुनिया में लाखों करोड़ों रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, पर अच्छी बात यह है कि उनमें से ज्यादातर कुछ गिने चुने पैटर्न्स या परिवारों में ही आती हैं। अगर हम इन पैटर्न्स को समझ लें तो केमिस्ट्री काफी आसान हो जाती है। पहले 2 प्रकार तो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं, संयोजन और वियोजन। संयोजन अभिक्रिया में, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, 2 या उससे ज्यादा चीजें मिलकर एक नई चीज बनाती हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। वहीं वियोजन में इसका उल्टा होता है। एक चीज टूटकर 2 या ज्यादा छोटी छोटी चीजों में बट जाती है। एक में जुड़ना, दूसरे में टूटना, सिंपल। और हाँ, एक जरूरी बात, किसी चीज को तोड़ने के लिए जाहिर है एनर्जी लगेगी। वियोजन अभिक्रियाएं बिना ऊर्जा के नहीं होती। ये ऊर्जा गर्मी के रूप में भी हो सकती है, प्रकाश के रूप में भी, या फिर बिजली के रूप में भी। अगला प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। ये एक तरह से जगह की अदला बदली जैसा है। इसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मजबूत खिलाड़ी किसी कमजोर खिलाड़ी को टीम से बाहर कर देता है। और ये तस्वीरें इस बात को बहुत अच्छे से दिखाती हैं। जब एक लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट के घोल में डालते हैं तो लोहा जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है। नतीजा, कील पर तांबे की एक भूरी परत चढ़ जाती है और घोल का नीला रंग भी हल्का पड़ जाता है, क्योंकि अब वो आयरन सल्फेट बन चुका है ना कमाल? इसके बाद आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसे आप पार्टनर स्वैप की तरह समझ सकते हैं, जहां 2 कंपाउंड्स अपने आयनों की अदला बदली करते हैं।
अक्सर इस प्रक्रिया में एक ऐसा ठोस पदार्थ बनता है जो घोल में घुलता नहीं और नीचे बैठ जाता है। इसे अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ठीक है, ये सब तो समझ लिया, लेकिन इन सब बातों का हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? बहुत गहरा लेना देना है। चलिए एक ऐसी अभिक्रिया पर फोकस करते हैं जिसे हम हर रोज देखते हैं, उपचयन, या जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। उपचयन या ऑक्सीडेशन वो प्रक्रिया है जब किसी रिएक्शन के दौरान कोई पदार्थ या तो ऑक्सीजन हासिल करता है या हाइड्रोजन खो देता है। ये एक बहुत ही आम प्रक्रिया है जिसके असर हमें चारों तरफ दिखते हैं। कटे हुए सेब का भूरा होना भी ऑक्सीडेशन ही है। संक्षारण यानी करोजन ऑक्सीडेशन का ही एक धीमा और विनाशकारी रूप है। लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पन्ना या तांबे पर हरी परत जमना, ये सब संक्षारण के ही उदाहरण हैं। यह प्रक्रिया हर साल हमारी गाड़ियों, पुलों और जहाज़ों को अरबों का नुकसान पहुंचाती है। ऑक्सीडेशन का असर हमारे खाने पर भी पड़ता है। जब खाने में मौजूद फैट और तेल का ऑक्सीडेशन होता है तो उसे विकृत गंधिता कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो खाना बासी हो जाता है। उससे एक अजीब सी महक और स्वाद आने लगता है। चिप्स या तेल को ज्यादा देर तक खुला छोड़ने पर यही होता है। तो अगली बार जब कोई चिप्स का पैकेट खोले तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, उस पैकेट में जो हवा भरी होती है वो असल में नाइट्रोजन गैस होती है, और वो वहाँ एक बहुत ही ज़रूरी रासायनिक प्रक्रिया को रोकने के लिए होती है। कौन सी प्रक्रिया? ज़रा सोचिए। ये वही प्रक्रिया है जिसकी वजह से चिप्स बासी हो सकते हैं।